नमस्कार सभी को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एक वायरस का है, बैक्टीरियोफेज। ये अपना बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, बैक्टीरियोफेज। इसमें आगे हम लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल के बारे में भी पढ़ेंगे और कुछ वायरसेस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरियोफेज जो है वो क्या है। फेज यानी कि वायरस और बैक्टीरियो यानी कि जो बैक्टीरिया को किल करने वाला। ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को मारते हैं वो कहलाते हैं बैक्टीरियोफेज। तो ये सबसे फर्स्ट टाइम टॉट ने 1915 में देखा था। किसमें देखा था? एक ऐसे कल्चर में, यानी कि जो ये अपनी गंदगी होती है, नाले का पानी होता है, उसको एक जब बैक्टीरियल कल्चर के ऊपर रखा तो उन्होंने देखा कि जो वो कल्चर था वो बैक्टीरिया से मुक्त हो गया था, उसके अंदर के बैक्टीरिया मर गए थे। तब उन्हें पता चला कि इसके अंदर कोई ऐसे पार्टिकल हैं। वो जो उन्होंने जो कल्चर लिया था वो बैक्टीरिया फ्री कल्चर, मतलब जो उन्होंने पानी लिया था, जो गंदा पानी लिया था, उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं थे, और उसको जब बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर डाला तो बैक्टीरिया मर गए। तो उन्होंने देखा कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो बैक्टीरिया को मार रहे हैं, और तब बैक्टीरियोफेज की खोज हुई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले टॉट ने 1915 में इसकी डिस्कवरी की थी, बैक्टीरियोफेज की। अब फिर से ये डेफिनेशन यही है कि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ऑब्लिगेट मींस इनको जरूरत है होस्ट की, बिना होस्ट के, बिना लिविंग होस्ट के ये जिंदा नहीं रह सकते। एक होता है फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव क्या होता है कि इसको मतलब है तो भी चलेगा, बिना उसके भी सरवाइव कर सकता है होस्ट के। बट ये ऑब्लिगेट है, यानी कि बिना, अगर इनको होस्ट सेल नहीं मिलेगा तो ये नॉन लिविंग है। अगर इनको होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल मिला तभी ये लिविंग है, तभी अपना फंक्शन करेंगे। इसीलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट है। पैरासाइट क्यों? क्योंकि उनके ऊपर ये एक तरह से जीवित रहते हैं, पैरासाइट उनको हार्म पहुंचाते हैं, इसीलिए ये मल्टीप्लाई करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, और फाइनली जो बैक्टीरिया है उसकी पूरी मशीनरी को, जो भी प्रोटीन सिंथेसिस है, न्यूक्लिक एसिड है, जो भी, उसको अपने कंट्रोल में लेके और ये अपना रेप्लिकेशन करते हैं। इनका सिग्निफिकेंस क्या है बैक्टीरियोफेजिस का? कि ये इसको मॉडल की तरह एनिमल सेल के जितने भी सारे वो ह्यूमंस एनिमल्स में आते हैं, उनके जितने भी वायरसेस की स्टडी वगैरह है उसके लिए मॉडल है। ये मॉडल वायरस है और इसको जीन ट्रांसफर में भी काम लिया जाता है बैक्टीरिया। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल है बैक्टीरियोफेज का, इसीलिए हम बैक्टीरियोफेज को पढ़ते हैं। अब इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो ये टेडपोल जैसा इसका शेप होता है, यानी कि मेंढक का एक बच्चा है उसके जैसा इसका शेप होता है। बड़ा सा सर होता है और फिर इसके खुले हुए से पैर होते हैं। इसका जो सर है, जो हेड है, वो हेक्सागोनल हेड है, और इसकी जो पूंछ है, टेल है, वो सिलेंड्रिकल टेल है। जो हेक्सागोनल हेड है और टेल है उसके अंदर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हेड है इसके ऊपर ये मोती मोती से है, ये कैप्सिड्स है, ये प्रोटीन का बना हुआ है इसका ये कोट। ये सेम इसका जो टेल है वो भी प्रोटीन की टेल बनी हुई है। ये जो हेड है इसका, ये वाला हेड वाला पोर्शन है, उसके अंदर टोटल 2000 सब यूनिट है, जो कैप्सोमियर्स, 2000 ऐसे छोटे छोटे सब यूनिट्स मिला के ये एक हेड का पोर्शन बनाया हुआ है, कैप्सिड बनाया हुआ है, जो कवर बनाता है। और ये टेल है, उसके अंदर लगभग 200 ऐसे कैप्सोमियर्स बना के टेल बनाते हैं। जो हेड है उसके अंदर डीएनए है, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये आपको याद रखना है कि इस जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। फिर उसके बाद में इसका जो टेल है, टेल सिलेंड्रिकल टेल है, टेल को और हेड को ज्वाइन करता है बीच का नेक, जिसको हम, ये जो नेक है ये हेड और टेल को ज्वाइन करता है, जो कि कॉलर भी कहलाता है। और लास्ट में इसके टेल फाइबर्स, जो कि इसको बैक्टीरिया से अटैच करने में मदद करते हैं। और साथ ही साथ छोटी छोटी पिंस आउटग्रोथ भी है, जो भी अटैचमेंट में काम आती है। ये जो पिंस और जो टेल है इनका नंबर इंपॉर्टेंट है, ये 6 होते हैं। टोटल 6 पिंस होती हैं, 6 टेल्स होती हैं इसकी। तो ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इसका अगर थोड़ा सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखें जो आपको ड्रॉ करने में भी इजी हो, तो सेम ये है। इसका हेड जो है उसके अंदर डीएनए है, फिर उसके बाद में जो कॉलर है जो कि हेड और टेल को जोड़ती है, और लास्ट में टेल के अंदर इसका जो
फाइबर्स है जो 6 इन नंबर होते हैं और जो पिंस है वो भी 6 है नंबर में। ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। अब बैक्टीरियोफेज को दो पार्ट्स में, दो तरह के बैक्टीरियोफेज होते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरियोफेज जो लाइटिक साइकिल दिखाते हैं जिनको वायरुलेंट फेज भी कहा जाता है, वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज। और सेकंड है जो लाइसोजेनिक साइकिल दिखाते हैं जिनको टेम्परेट फेज कहा जाता है। तो अब इनकी ये जो लाइफ साइकिल है जो आपके सिलेबस में है, लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल, ये हम समझते हैं कि क्या है। जो लाइटिक साइकिल है उसमें सबसे पहले क्या है, एड्सॉर्प्शन। जो ये बैक्टीरियोफेज है वो बैक्टीरिया यानी कि ई कोलाई बैक्टीरिया उसको ये मारता है, उसका होस्ट है। ये ई कोलाई कहाँ पाया जाता है, अपने एनिमल्स के कॉलन के अंदर पाया जाता है। तो सबसे फर्स्ट है एड्सॉर्प्शन। जो एड्सॉर्प्शन में आप जैसे अभी देखेंगे कि हाँ जी, ये देखिए आप, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है कि इसके अंदर जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के ऊपर कुछ कुछ रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होती हैं, उनको ये जो बैक्टीरियोफेज है उसके ये जो पिंस है ये रिकॉग्नाइज करती हैं और ये जो फाइबर्स है उसकी मदद से इसके जो सेल वॉल है वहाँ पे अटैच होता है। तो इस अटैचमेंट को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। उसके बाद में तो ये फर्स्ट स्टेज जो है कि एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन यानी कि जो बैक्टीरिया की सेल है उसके ऊपर जो बैक्टीरियोफेज है वो अटैच हो जाना। इस उसके बाद में सेकंड है पेनिट्रेशन। अब अटैच हो गया है, अब उसके बाद में जो बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है उसका ट्रांसफर करना जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर, तो वो है पेनिट्रेशन। उसके लिए क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है उसकी जो फाइबर्स है, टेल है, उसमें से एक एंजाइम निकलता है जिसको कहते हैं आइसोजाइम, जो कि हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको डिग्रेड करता है, उसको डिसॉल्व करता है। और उसके बाद में क्या होता है कि उसमें से पेनिट्रेशन से क्या कि जो टेल है वो छोटी बड़ी कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है, यानी कि वो साइज में छोटी भी हो सकती है थोड़ी और बड़ी भी हो सकती है, वो चेंज हो सकता है उसका, उससे उस टेल के थ्रू हेड से टेल में ट्रांसफर होके और वॉल डिसॉल्व हो चुकी है बैक्टीरिया की। अब वो क्या किस में पहुंच जाता है, वो अब जो बैक्टीरिया है उसके साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है, जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है। अब जो बैक्टीरियोफेज है उसका डीएनए बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया, तो डीएनए के जो बैक्टीरियोफेज का जो हेड है अब वो बिना डीएनए के खाली रह गया। तो इसलिए अब बिना डीएनए वाला जो बैक्टीरियोफेज की बॉडी है जो कि अब लिविंग नहीं रही है उसको कहेंगे घोस्ट, वो कहलाता है घोस्ट। वो अभी उसी पे अटैच रहेगा। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, जैसे फर्स्ट अटैचमेंट हो गया, उसके बाद में पेनिट्रेशन, ट्रांसफर भी हो गया जेनेटिक मटेरियल का बैक्टीरिया के अंदर। फिर क्या है कि जो बैक्टीरियोफेज है वो अपनी सारी जितने भी पार्ट्स है, जैसे हेड हो गया, टेल हो गया, कॉलर हो गया, न्यूक्लिक एसिड है, सारे मतलब ये प्रोटीन का सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का सिंथेसिस सारा किसके अंदर करता है, जो बैक्टीरिया जो होस्ट सेल है उसके अंदर करता है। तो सबसे पहले वो अपना डीएनए को मल्टीप्लाई करेगा। जैसे उसका जब डीएनए मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उस डीएनए से खूब सारी कॉपीज बन जाएंगी डीएनए की, फिर उससे प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन्स कुछ के प्रोटीन्स बनाएंगे, फिर उससे वही प्रोटीन से क्या कैप्सिड्स बनेंगे, हेड बनेगा, टेल बनेगा, और फिर उसके बाद में ये सिंथेसिस के बाद में असेंबली होगी। अब सिंथेसिस के बाद में अगला क्या है, असेंबली। जो भी पार्ट्स हैं सारे, हेड, टेल, कॉलर, सब एक साथ मिलेंगे, उनके अंदर डीएनए जाएगा, वो असेंबली होके एक पूरा बैक्टीरियोफेज तैयार होगा। तो इसको कहेंगे मैच्योरेशन। तो एक जो बैक्टीरिया है उसके अंदर कम से कम ऐसे एक आधा बैक्टीरियोफेज नहीं बनता, बहुत सारे हजारों में बैक्टीरियोफेज बनते हैं। अब एक सेल के अंदर खूब सारे हजारों में बैक्टीरियोफेज बने और उसके बाद में वो मेच्योर हो गए, पूरा अपना स्ट्रक्चर उन्होंने जो था हेड टू टेल सारा उन्होंने बना लिया है। अब क्या होगा कि जो बैक्टीरिया सेल है वो ब्रस्ट हो जाएगा, वो रिलीज होने का टाइम आ गया है। तो उसमें क्या है कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो वीक पड़ जाएगी और उसके अंदर से जो मेच्योर जो डॉटर फेज सेल, तो बैक्टीरियोफेज जो सेल्स बच्चे थे उसके बैक्टीरियोफेज के एक तरह से कहें, इसीलिए उनको डॉटर फेजेस कह रहे हैं हम लोग, वो
रिलीज हो जाएंगे उसमें से। तो ये आपने देखा। अब ये लाइटिक साइकिल जो हमने समझा उसका ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। फर्स्ट वाला है इन्फेक्शन, जिसमें वो अटैचमेंट एडहेरेशन होता है उसके ऊपर, एड्सॉर्प्शन यानी कि वो बैक्टीरियोफेज अपनी टेल से जो बैक्टीरिया है उसकी वॉल पे अटैच होता है। सेकंड है डीएनए का, उसके जेनेटिक मटेरियल का इंजेक्शन होता है बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर। थर्ड है कि वो अब सिंथेसिस करता है अपने जेनेटिक मटेरियल का। फोर्थ पार्ट उस जेनेटिक मटेरियल से जो भी प्रोटीन्स वगैरह यानी कि जो हेड टेल सब कुछ बनाएगा फोर्थ में, लेट इन्फेक्शन में। फिफ्थ में क्या है, अब सब कुछ उसका मटेरियल बन चुका है, हेड टेल सब बन चुके हैं, उसका जेनेटिक मटेरियल भी बहुत सारा बन चुका है। तो अब क्या होगा, वो असेंबली होगा, सबका सब मिलके असेंबली, और फिर मेच्योरेशन, सारे असेंबली होके मेच्योर हो गए। और सिक्स में लाइसिस, लाइसिस यानी कि वो सेल जो बैक्टीरियल सेल है उसको तोड़ के और उसके अंदर से रिलीज हो जाएंगे, सेल का सेल वॉल ब्रोक कर देंगे और वो रिलीज हो जाएंगे। तो ये वायरुलेंट फेज है। जो ऐसे फेजेस, जो बैक्टीरियो फेजेस ये लाइटिक साइकिल दिखाते हैं, शो करते हैं, उनको वायरुलेंट फेजेस कहा जाता है। सेकंड है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल में जो दिखाते हैं फेजेस, जो बैक्टीरियो फेजेस, उनको हम टेम्परेट फेज भी कहते हैं। ये क्या, ये इतना डेंजरस नहीं होता। खैर लाइसोजेनिक साइकिल भी बाद में लाइटिक साइकिल में कन्वर्ट होती है, बट फर्स्टली लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि जो जैसे अटैचमेंट वाला सेम है कि भाई जो बैक्टीरियो फेज है वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल से अटैच हुआ, उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है रिलीज करता है वो अपना न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में, वहां तक सेम है। अब उसके बाद में थर्ड क्या होता है कि जो अब वो अपनी अलग अलग मशीनरी ना बना के जो फेज का जो अब जैसे बैक्टीरियो फेज ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज किया, उसके बाद में जो बैक्टीरियो फेज का डीएनए है वो जुड़ जाएगा बैक्टीरिया के डीएनए के साथ। ऐसे करके वो एक हाइब्रिड टाइप का बना दिया। हाइब्रिड बना जिसको कहेंगे प्रोफेज। प्रोफेज क्या है, ये जो प्रोफेज है, प्रोफेज किसको कहेंगे, सपोज ये बैक्टीरिया का डीएनए है और इसके साथ ये वायरस का डीएनए जुड़ गया, तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है प्रोफेज। बैक्टीरिया प्लस वायरस का डीएनए कंबाइन, एक तरह से ये कॉम्बिनेशन वो प्रोफेज कहलाता है। तो ये प्रोफेज बनाता है इस टाइप से। फिर उसके बाद में इस जो फिनोमिना है इसको लाइसोजेनिक कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया जिसके अंदर ये प्रोफेज वाला डीएनए पाया जाता है उसको लाइसोजेनिक बैक्टीरिया कहते हैं। तो ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर ऑलरेडी बैक्टीरिया का डीएनए के अंदर जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए है साथ में, तो इनके अंदर दूसरा कोई जो वायरस है वो इन्फेक्ट नहीं कर सकता, कोई दूसरा वायरस फेज नहीं इन्फेक्ट करता। तो इसीलिए इसको कहेंगे सुपर इन्फेक्शियस इम्यूनिटी। तो ये लाइसोजेनिक फेज है जिसमें फर्स्ट फेज सेम है, फर्स्ट वाला जो स्टेप है वो सेम है कि अटैचमेंट होता है और अपना न्यूक्लिक एसिड जो बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में रिलीज करता है। अब उसके बाद में इसमें जो सेकंड है एंट्री, ये एंट्री वाला पार्ट आप देख रहे हैं कि जो पिंक कलर का जो डीएनए है वो वायरस का डीएनए है, और जो ये वायलेट कलर का डीएनए बैंगनी कलर वाला है वो इसका बैक्टीरिया का डीएनए। फिर थर्ड में आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन, जिसमें बैक्टीरिया का और वायरस का दोनों का डीएनए आपस में जुड़ रहा है और जो प्रोफेज बना रहा है। फोर्थ में अब नॉर्मल जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फ्यूजन से रेप्लिकेट करता है वैसे नॉर्मल रेप्लिकेट कर रहा है और खूब सारी अपनी प्रोजेनी बना रहा है। तो ये और भी एक तरह से देखा जाए तो घातक हुआ, ये और भी ज्यादा ऑफस्प्रिंग्स, बहुत सारे और ज्यादा बैक्टीरियोफेजेस बना सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया भी रेप्लिकेट कर रहा है और उसके साथ साथ आगे बैक्टीरियोफेजेस भी। तो यानी कि कितने सारे डॉटर जो फेजेस है वो बनेंगे। फिर फिफ्थ पार्ट में आप देख रहे हैं कि ये कॉइल होके ऐसे अलग हो जाता है, पिंक जो वायरस का डीएनए है और इसका वायलेट कलर वाला जो बैक्टीरिया का डीएनए, और उसके बाद में ये वापस से अपना अगर चाहे तो लाइटिक साइकिल दोहरा सकता है। अगर जैसे कंडीशंस वगैरह सूटेबल मिली तब ये वो लाइटिक साइकिल दोहराएगा, जिसमें ये खूब सारे वापस से अपने सेम जैसे लाइटिक साइकिल में क्या होता था कि जेनेटिक मटेरियल वायरस का अलग खूब सारा बनता था, फिर उसके बाद में उससे प्रोटीन सिंथेसिस होता था जिसमें उसके हेड टेल सब बनते थे, असेंबली होती थी। तो ये लाइसोजेनिक साइकिल में भी ऐसा ही होता है। इसको ये
टेम्परेट फेज, जो ऐसे बैक्टीरियोफेजेस होते हैं जो लाइसोजेनिक साइकिल दिखाते हैं उनको टेम्परेट फेज कहते हैं। ये लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल का एक ओवरव्यू है, जिसमें फर्स्ट स्टेप सेम है कि बैक्टीरियोफेज अटैच हो रहा है सेल के ऊपर और अपना डीएनए इंसर्ट कर रहा है। उसके बाद में वही लाइटिक फेज में वो डायरेक्ट अपने खूब सारे डॉटर फेजेस बना रहा है और जो बैक्टीरिया का सेल है उसको सेल वॉल को तोड़ के उसमें से डॉटर सेल्स निकल रही हैं। जबकि लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है कि वो अपना जो डीएनए है उसको, जो बैक्टीरियल डीएनए है उसके अंदर इंसर्ट करता है और ये उसके साथ में ही आगे फिर मल्टीप्लाई करता रहता है। तो ये लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल थी। अब बैक्टीरियोफेज का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया की जीन्स है उसको एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करता है, तो इसको हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। जब किसी वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर होता है तो उसको ट्रांसडक्शन कहते हैं। तो ये जो लाइटिक साइकिल दिखाने वाले जो वायरसेस है, बैक्टीरियोफेजेस है, वो जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं, यानी कि प्योर फॉर्म में बैक्टीरिया का जो जीन्स जो डीएनए है वो प्योर फॉर्म में एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करते हैं। और जैसे जो बैक्टीरियोफेजेस स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन दिखाते हैं, जो लाइसोजेनिक साइकिल दिखाते हैं, वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन करते हैं, यानी कि उसमें थोड़ा सा पार्ट वायरस का डीएनए का भी होता है। प्योर बैक्टीरिया का डीएनए ट्रांसफर ना होके कुछ पार्ट जिसमें वायरस का डीएनए भी हो, तो वो स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन है जो कि लाइसोजेनिक साइकिल दिखाने वाले वायरसेस करते हैं। उसके बाद में अब लास्ट है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, वायरस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। उसमें इसके यूजफुल जो रोल है वो भी आएंगे और इसके हार्मफुल रोल्स भी आएंगे। यूजफुल रोल में तो ये है कि ये वैक्सीन बनाने में काम आता है। वे ऐसे जैसे वायरस है वो उनको जब अगर मार के डेड वायरसेस को अगर ह्यूमन में इंजेक्ट करें बॉडी के अंदर, तो वैक्सीन यानी कि उस इम्यूनिटी बन जाती है सेल की ह्यूमन बॉडी के अंदर, और वो फिर जो वायरस, लिविंग वायरस से लड़ने की उसके अंदर क्षमता आ जाती है। तो ये वैक्सीन को डेवलप करने में भी काम आता है। उसके बाद में कुछ हार्मफुल एनिमल्स और इंसेक्ट को मारने में काम आता है, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि उनके लिए हार्मफुल होते हैं और उनको किल करते हैं। कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो डिजीज कंट्रोल करते हैं, यानी कि जैसे बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज ह्यूमंस के अंदर भी होता है, तो ये एक तरह से एंटी बैक्टीरियल हो गए, उन बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने में काम आते हैं। उसके बाद में लेबोरेटरीज में जैसे बैक्टीरियोफेजेस का देखा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जीन्स का ट्रांसफर करना, तो ये उसमें भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन भी ये जैसे इवोल्यूशन का जो एविडेंस है उसका भी स्टडी इससे होता है। क्यों? क्योंकि ये हमने पढ़ा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है, तो इससे इवोल्यूशन का स्टडी आराम से हो सकती है। अब इनके हार्मफुल रोल्स में आते हैं तो वायरस बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, कुछ एनिमल्स में भी कॉज करते हैं, कुछ प्लांट्स में भी कॉज करते हैं। तो एनिमल्स में जैसे एड्स हो गया, कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा या कोल्ड हो गया, स्मॉल पॉक्स, मम्स, मीजल्स, हर्पीज, तो ये सारी एनिमल्स की डिजीजेज हैं जो कि वायरस के द्वारा कॉज होती है। फिर इसमें से कुछ प्लांट में भी डिजीजेस कॉज करता है वायरसेस। प्लांट डिजीज में जैसे टोबैको मोजाइक वायरस के द्वारा ये डिजीज होती है, टीएमवी डिजीज। फिर मेज स्ट्रीक वायरस है, कर्ली टॉप बनाना वायरस, ये बंची टॉप, पोटैटो लीफ रोल डिजीज, ये सारे वायरसेस के द्वारा होते हैं। तो ये अपना बैक्टीरियोफेज, लाइटिक, लाइसोजेनिक साइकिल और वायरस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में था। तो अब आपके असाइनमेंट की अगर बात करें तो असाइनमेंट्स में आपके 3-4 क्वेश्चंस आपके जो इम्पोर्टेंट है जिनको आपकी प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट है कि बैक्टीरियोफेज के डिस्कवरी किसने की, सेकंड बैक्टीरियोफेज की डेफिनेशन क्या है, थर्ड उसका स्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट है, आपको इसका स्ट्रक्चर की बना के याद करना है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कौन सा है वो याद रखना है। उसके बाद में लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल में भी मेजर क्वेश्चन आता है आपके, तो वो बड़ा क्वेश्चन लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के ऊपर आता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि लाइटिक साइकिल क्या है, लाइसोजेनिक साइकिल क्या है।
ट्रांसडक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, और एक क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है। बैक्टीरियोफेज की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पूछी जा सकती है, और पूरे वायरसेस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी पूछी जा सकती है। तो ये कुछ आपको क्वेश्चंस है जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास ओवर। थैंक यू।